नमस्कार। नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे में आज चर्चा करेंगे आंध्र प्रदेश की जाति जनगणना पर। साथ ही उसको द हिंदू ने अपने अंक में शामिल किया था और ये सिलेबस में आपके जीएस 1 में सोसाइटी के अंतर्गत और जीएस 2 में गवर्नेंस के अंतर्गत ये कवर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो अभी चर्चा में है वो आंध्र प्रदेश हाल ही में बिहार के बाद राज्य के सभी समुदायों की जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बन गया है। अब ये देखिए, जब एक राज्य के बाद दूसरा राज्य इस दिशा में बढ़ रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यूपीएससी के लिए, यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए और प्रीलिम्स में भी इससे संबंधित जो भी पॉलिटी में आर्टिकल बनते हैं वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इसके डिटेल में बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार स्वयंसेवी प्रणाली के साथ साथ जाति जनगणना के लिए ग्राम सचिवालय प्रणाली को बड़े पैमाने पर तैनात करेगी। राज्य भर में ग्राम सचिवालय प्रणाली के अधिकारी अंतिम रिकॉर्ड बनाने से पहले स्वयं सेवकों द्वारा एकत्र की गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि करेंगे, कंफर्म करेंगे, यदि आवश्यक हो तो इसे सही भी करेंगे। अब बात करते हैं जाति जनगणना के ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है जाति जनगणना का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करेंगे। दोस्तों, जनसंख्या जातिवार गणना प्रथम बार 1881 में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के अंतर्गत शुरू की गई थी और 1931 की जनगणना तक जारी रही। ऐसा माना जाता है 1941 तक डेटा जुटाया गया लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। हालांकि स्वतंत्र भारत ने सामाजिक विभाजन की संभावना, जातिगत पदानुक्रम यानी जातिगत हायरार्की को मजबूत करने का हवाला देते हुए जाति गणना को छोड़ दिया। स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक की प्रत्येक जनगणना में डेटा प्रकाशित किया गया है। डेटा प्रकाशित किया गया है किसका? अनुसूचित जाति यानी एससी का, अनुसूचित जनजाति एसटी का, एससी एंड एसटी, किंतु अन्य जातियों का नहीं किया गया प्रकाशित। इसीलिए चर्चा बन रही है, ये मुद्दा उभर रहा है कि अब समय आ गया है और भी जातियों के डेटा को प्रकाशित करने, ताकि सरकार उनको लक्षित करके कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर पाए, ताकि उनका विकास हो सके और वो विकास की मुख्य धारा में शामिल हो पाए। अब बात करते हैं जातिगत जनगणना के पक्ष में जो तर्क हैं। प्रभावी शासन को सक्षम बनाता है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों और उपजातियों यानी सब कास्ट सहित भारत की जाति संरचना की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है और प्रगति को ट्रैक करने में मदद मिलेगी, इसलिए जातिगत जनगणना कराना आवश्यक है। जाति वितरण पर आधिकारिक डेटा की अनुपस्थिति में सकारात्मक कार्रवाई में प्रगति को ट्रैक करना, जाति आधारित भेदभाव जो डिस्क्रिमिनेशन समाज में होता रहता है उसको दूर करना और संसाधनों का प्रभावी आवंटन यानी रिसोर्सेज का सही रीएलोकेशन करना, किस व्यक्ति तक किस संसाधन की पहुंच होनी चाहिए तभी हो पाएगा जब उनकी गणना होगी। नीति निर्माण में निश्चितता के लिए पॉलिसी मेकिंग में उपलब्ध आंकड़े यह जरूर दिखाते हैं कि अनुसूचित जनजाति ओबीसी पिछड़ रहे हैं, लेकिन इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी जाति समूह सबसे प्रगतिशील है, कौन से सबसे हाशिए पे हैं, कौन से सबसे पिछड़े हैं, जिससे प्रभावी नीति निर्माण में बाधा आती है। इसलिए जाति जनगणना कराने की आवश्यकता है। ये कुछ डेटा है, फैक्ट है। सामाजिक न्याय की जो संविधान के उद्देशिका में भी लिखा गया है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। लगातार भेदभाव का सामना करने वाले समूहों के प्रति सकारात्मक कार्रवाई, कार्यक्रमों एवं नीतियों को बेहतर ढंग से लक्षित करने में सक्षम बनाता है जाति जनगणना। ऐसी कई जातियां हैं जिन्हें अभी तक कल्याणकारी योजनाएं नहीं मिल पाई हैं। अगर इसकी बात करें उदाहरण के लिए दोस्तों, तो अंडमान निकोबार में एक जारवा जनजाति या सोम्पेन ओंगे की आपने उनकी चर्चा सुनी होगी। उनके बारे में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था आज से 3-4 साल पहले। जो पर्यटक वहां जाते थे, वहां पे ग्रैंड ट्रंक रोड से बस गुजरती थी तो साइड में रहने वाले जो विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं जारवा जनजाति, उनसे वो लोग डांस करवाते थे। क्यों करवाते थे? क्योंकि ये कम कपड़ों में रहते थे या ना के बराबर कपड़ों में जीवन व्यतीत कर रहे थे और इसके बदले, डांस के बदले उनको क्या खाने पीने की चीजें देते थे। तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई कि वहां पे पर्यटन को रोका जाए। जारवा जैसी पिछड़े अनुसूचित जनजाति को विकास मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए। कड़ाई से उनको सरकार द्वारा दिए जा रहे रिसोर्स उन तक पहुंच पा रहे हैं? सरकार और जनगणना से इनका समाधान करने में मदद मिलेगी। संसाधन आवंटन, विभिन्न जाति समूहों की आवश्यकताओं के आधार पर संसाधनों के समान वितरण में सहायता मिलेगी। सामाजिक सुधार होगा। जाति आधारित असमानताओं यानी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एड्रेस करने वाली सामाजिक सुधार पहल के लिए डेटा संचालित साक्ष्य प्रदान करता है। अब बात करते हैं जाति जनगणना के विरुद्ध तर्क, जो विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। पहली बात तो ये आलोचकों द्वारा कही जा रही है इससे सामाजिक विभाजन होगा। आलोचकों का तर्क है कि यह जाति की पहचान को मजबूत कर सकता है और तनाव बढ़ा सकता है और प्रभुत्व और पदानुक्रम के नए दावों को जन्म दे सकता है। एक तो ये माना जा रहा है कि अगर जाति आधारित जनगणना होगी तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। क्यों? जनगणना कराने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार को है, ना कि राज्यों को। इस प्रकार यह संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, जनगणना अधिनियम 1948 है और जनगणना नियम 1990 का उल्लंघन माना जा रहा है, क्योंकि
राज्य सरकारों को जाति आधारित गणना कराने का अधिकार नहीं है। डेटा का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इसके खिलाफ तर्क दिया जा रहा है। राजनीतिक लाभ या कुछ जाति समूहों के खिलाफ भेदभाव के लिए डेटा का संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं मौजूद हैं। नए मुद्दों की बात करते हैं। सर्वेक्षण डेटा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई आरक्षण पर 50% की जो अपर लिमिट है, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, पर लंबे समय से चली आ रही बहस को फिर से ओपन कर सकता है। इसलिए जाति आधारित जनगणना का विरोध किया जा रहा है। तार्किक चुनौतियां क्या हैं? राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना आयोजित करना एक जटिल और महंगा उपक्रम है। इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक डेटा सोर्स: कुछ लोगों का तर्क है कि मौजूदा डेटाबेस और सर्वेक्षण जाति और सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर पर्याप्त डेटा प्रदान कर सकते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष को, वे फॉरवर्ड की, यानी भविष्य की राह क्या होनी चाहिए। जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आपके विचार क्या हैं। जाति आधारित डेटा 3 महत्वपूर्ण कारकों को समझने की कुंजी है: श्रम बाजार की कार्यप्रणाली, धन की असमानता जो अनइक्वलिटी है, समाज में जो समानता होनी चाहिए, और नीति योजनाओं का कार्यान्वयन जो देश के विकास पैटर्न को समझने में सहायता कर सकता है। ऐसा डेटा सामाजिक संरचनाओं में असमानताओं को उजागर करेगा, बेहतर नीति निर्माण को सक्षम करेगा, वास्तविक समान भागीदारी, शक्ति और संसाधनों के पुनर्वितरण के युग की शुरुआत करने के लिए नीति कार्यान्वयन में बाधाओं की पहचान करेगा। इसलिए जाति जनगणना आवश्यक है। इसलिए जाति जनगणना का राजनीतिकरण करने के बजाय, उसको पॉलिटिसाइज करने के बजाय, प्रत्येक राजनीतिक दल को इस विचार को अपनाना चाहिए ताकि राज्य नागरिकों के सबसे वंचित वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सके। जो आप पॉलिटी में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पढ़ते हैं, उसको सरकार पूरा कर पाए, अपने लोगों का कल्याण करना है। साथियों, टॉपिक ऑफ द डे के अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।